सफ़र की 5वीं कहानी का विस्तांत। पलक। इस जमी पर प्रेम के फरिश्ते खुदा का पैगाम ले लोगों के हृदय में प्रेम का बीज बोते गए। हर बार उस प्रेम के पौधे को सींचने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। ऐसे ही जमशेदपुर के महाराज भैरव सिंह स्नान ध्यान कर फूल की टोकरी ले पुश्तैनी मंदिर पहुंच पूजा अर्चना करते हैं। तत्पश्चात बाहर निकल अपने प्रजागण को वस्त्र वितरण करते हैं। तभी महाराज की निगाह सेवक किशनलाल पर पड़ता है। भैरव सिंह, कहिए किशनलाल, इस वर्ष तो फसल अपने रंग पर है। किशनलाल, हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से इस वर्ष अन्न की उपज सबसे ज्यादा होगा। भैरव सिंह, मुझे तुम पर नाज है। अपने पसीने से जमी को सींचते आए हो, इसलिए जमशेदपुर में हर बार अन्न की वर्षा होती है। किशनलाल, महामहिम, आपकी कृपा दृष्टि की बदौलत खेतों में खुशियों की वर्षा होती है। तभी महाराज रानी करुणावती की तरफ देख भैरव सिंह, रानी, सेवक को वस्त्र भेंट करिए। तत्पश्चात भेंट को स्वीकार कर सेवक किशनलाल अपने घर पहुंचते हैं। किशनलाल, अरे पल्लवी, देखो महाराज ने हमें क्या भेंट दिया है। पल्लवी, ये तो बड़ी कीमती भेंट है। किशनलाल, जब ये साड़ी तुम पहनोगी तो इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। पल्लवी, इस साड़ी को हम संभाल कर रखेंगे अपने पलक बिटिया के लिए। किशनलाल, पर पलक है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। पल्लवी, वो खेत की तरफ गई हुई है। किशनलाल, हम भी जा रहे हैं खेत की तरफ। पल्लवी, कम से कम भोजन तो करते जाइए। किशनलाल, नहीं नहीं बिटिया, के साथ ही खाएंगे। इतना कहते हुए खेत की तरफ चला जाता है। उधर खेत की तरफ घूमते टहलते, पलक, नयन, धूप तेज है, बस भी करो, नहीं तो गोरे चेहरे का रंग बदल जाएगा। नयन, पलक, मेरे गोरे रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी सुंदरता इस मिट्टी में बसी है। पलक, अब मुझे ज्यादा मत समझा, लीजिए रोटी और चने की सब्जी खा ले, वरना कोई देख लेगा तब मेरे पास कोई दोबारा बहाना नहीं बचेगा। नयन, मेरे लिए कब तक रोटियां चुरा कर लाती रहोगी। पलक, जब तक मेरे पलकों का नयन मेरे पास न आ जाए। नयन, तू शायद भूल रही है, मुझ अनाथ के पास कोई घर नहीं है। ये धूप और सर्द रातें के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। पलक, इस धूप को अपना बिस्तर बनाएंगे, सर्द रातें को तकिया बनाएंगे, तब तक पिताजी को आते देख। पलक, नयन, बाबूजी आ गए, अब जाना होगा। तभी किशनलाल अपनी बेटी को देख, किशनलाल, अरे बिटिया, अभी तक तू यही है, चल घर, तेरी माँ कब से तेरा राह देख रही है। पलक, बाबूजी, आपने क्यों कष्ट किया, मैं तो घर आने ही वाली थी। तभी घोड़े की टक टक की आवाज सुन किशनलाल, अरे महाराज इधर ही आ रहे हैं। उस क्षण अपने सेवक को आते देख भैरव सिंह, किशनलाल, इन खेतों में तुम्हारी मेहनत देख मेरा हृदय आनंदित हो जाता है। किशनलाल, महाराज, इन खेतों में आपका कदम पड़ते ही मुझे मेरे मेहनत का प्रसाद मिल जाता है। तभी महाराज की निगाह उस लड़की पर पड़ती है। उसके अनुपम सुंदरता को देख मानो झील की लहरें, अनुपम यौवन देख तेजी से लहरें उसके बदन को भिगोने के लिए बेताब हो। भैरव सिंह, सेवक, ये स्त्री कौन है। किशनलाल, महाराज, ये मेरी बेटी पलक है। भैरव सिंह, सेवक, दरबार में मिलो, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है। किशनलाल, जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तभी अपनी बेटी की तरफ देख किशनलाल, बेटी घर चल, मुझे दरबार जाना होगा। पलक, जी बाबूजी। आखिरकार इतना कहते हुए किशनलाल अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए सीधे दरबार में पहुंचता है। तभी महाराज की निगाह सेवक पर पड़ती है। भैरव सिंह, दरबारीगढ़, मुझे अकेला छोड़ दो। तत्पश्चात सब के सब कक्ष से बाहर चले जाते हैं। भैरव सिंह, किशनलाल, तुम्हारी बेटी को मैंने अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, अब कहिए तुम्हारी क्या इच्छा है। किशनलाल, महाराज, जैसी आपकी इच्छा, मेरा सारा खुशी आपके चरणों में समर्पित है। इतना सुनते ही
घंटी बजाकर आवाज देते हैं। सेनापति सुसेन तत्क्षण दरबार में पहुंचता है। सुसेन, जी महाराज। भैरव सिंह, सेनापति किशनलाल के घर शादी का जोड़ा और आभूषण पहुंचा दीजिए। सुसेन, जी महाराज। अंततः शादी का जोड़ा, ढेर सारा आभूषण ले सेनापति अपने रथ पर सवार हो सीधे किशनलाल के घर पहुंचता है। तभी पल्लवी इतना सारा आभूषण देख, पल्लवी, सेनापति, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये सब क्या है? सुसेन, पल्लवी, तुम्हारे घर खुशियाँ खुद ही दरवाजा खटखटा रही है। पल्लवी, मैं कुछ समझी नहीं। सुसेन, पलक जमशेदपुर की रानी बनने जा रही है। इतना सुनते ही पलक गुमसुम हो जाती है। पल्लवी, ये फैसला महाराज का है। तब तक किशनलाल अपनी बेटी की बात सुन, अपनी पत्नी की बात सुन। किशनलाल, एक बाप का फैसला है। पल्लवी, मुझे अफसोस है ईश्वर ने आपको बेटी क्यों दिया। किशनलाल, तुम भी इतना ध्यान दो, महाराज का फैसला मेरी जान से भी बढ़कर है। उस क्षण पलक अंधेरी रात में भागते हुए नयन के पास पहुंचती है। उस दौरान नयन देखते ही, नयन, पलक, ये क्या, तुम्हारे नयन में आंसू? पलक, नयन, मुझे अपने हृदय में छिपा लो, लोगों को नहीं पता मैं ही नयन का पलक हूँ। नयन, आखिर बात क्या है? पलक, महाराज भैरव सिंह मुझसे शादी करना चाहते हैं। कल मेरे द्वार पर बारात आने वाली है। नयन, मुझ पर भरोसा करो, मेरे नयन का पलक मुझसे जुदा नहीं हो सकते। कोई चाह कर भी चांद से उसकी शीतलता, सूरज से रोशनी, झील से लहरों को कोई जुदा कर पाया है? पलक, मुझे कुछ मत समझाओ, बल्कि अपनी बाहों फैला लो, सागर के भंवर से मुझे निकाल कर अपने हृदय से लगा लो। जी भरकर अपने प्रीतम के बाहों में सोना चाहती हूँ। नयन, तुम घर जाओ, कल मेरे प्रेम का फूल खिल रहा है जिस पर तुम सदा सदा के लिए वास करोगी। पलक, नहीं मेरे प्रीतम, मुझे अब यहाँ से मत जाने दो। नयन, मुझे तो इसी पल का इंतजार था, कब मैं अपनी पलक को अपनी होठों का मुस्कान बनाऊंगा, कब ये रातें खुशी की नई रोशनी लेकर आएगी। उस समय आ गया है, अब तुम जाओ। पलक, कल आसमां में एक नया सूरज का जन्म होगा। आखिरकार पलक आंसुओं को पोंछते हुए अपने घर की तरफ चल देती है। थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाती है। तैयारी जोरों पर थी। उस रात पल्लवी अपनी बेटी के पास पहुंच, पल्लवी, बेटी, मुझे माफ करना, अब वो हिम्मत ना रहा। काश मैं काली बादल बन सूरज को ढक देती तो ये सवेरा न होता। पलक, माँ सुनो पायल की आवाज जो हवाओं में सुनाई दे रही है। देखना कभी न खत्म होने वाला ऐसा बरसात होगा जिसे लोग सदियों तक देखते रहेंगे। उस क्षण अपने बेटी को गले लगा, ऐसे खो जाती है मानो ये बादल चांद को छुपा रहे हों। आखिरकार वो सुबह आ ही जाती है। महाराज अपने रथ पर सवार हो सारे सेवकगण के साथ किशनलाल के घर पहुंचते हैं। सारे बारातियों का आवाभगत शुरू हो जाता है। विवाह की रस्म की शुरुआत होती है। ज्यों ही फेरे की बारी आती है, तब तक नयन आ जाता है, मानो सूरज सागर से मिलन के लिए जमी पर उतर आया हो। देखते ही पलक और नयन भागते हुए गले लग जाते हैं। ये देख क्रोध में व्याकुल राजा भैरव सिंह, ये मेरा घोर अपमान है, अब इसका फैसला मेरी तलवार करेगी। किशनलाल, महाराज रहम कीजिए, अभी ये नादान है। भैरव सिंह, काश से वृक्ष की ढाली ही काटा होता तो माफी मिल भी जाता, इसने तो पूरा वृक्ष ही उखाड़ दिया। तभी सेनापति को आदेश देते हुए भैरव सिंह, सेनापति सुसेन, इन्हें राज दरबार में पेश करो। सुसेन, जी महाराज। अंततः पलक और नयन को बंदी बना राज दरबार में पेश किया जाता है। तभी महाराज मंत्री खष्टक की तरफ देखते हुए, भैरव सिंह, मंत्री खष्टक, इस गुस्ताखी के लिए इन्हें कौन सी सजा दिया जाए? खष्टक, महाराज, मेरे हिसाब से इन्हें मृत्यु न दिया जाए, बल्कि सदा सदा के लिए इनकी रोशनी छीन ली जाए। भैरव सिंह, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। तभी सारे दरबारीगण, हाँ हाँ हाँ, इनकी रोशनी छीन ली जाए, एक स्वर में सभी चिल्लाने लगे। भैरव सिंह,
सेनापति, इस प्रेमी की आंखें निकाल ली जाए। इतना सुनते ही चिल्लाते हुए पलक, महाराज, गुस्ताखी तो मैंने किया है, तो फिर नयन की आंखें क्यों छीनी जा रही है? हो सके तो मेरी आंखें निकाल ली जाए। भैरव सिंह, तेरी यही सजा है, तो इस साम्राज्य से निष्कासित किया जाता है, और आज के बाद हमारी प्रजा इससे कोई मतलब नहीं रखेगी। जा पलक, इस अंधे को संभाल, देखता हूं तेरे प्रेम में कितना क्षमता है। अंततः नयन की आंखें छीन ली जाती है। तभी नयन, महाराज, प्रेम की क्षमता देखनी है तो आंखें ही क्यों, हमारा प्रत्येक अंग काट कर देख सकते हैं, सारे रंग प्रेम के ही दिखाई देंगे। भैरव सिंह, मेरे नजरों से दूर चले जाओ, अन्यथा मेरी तलवार खून की प्यासी न हो जाए। पलक अपने नयन को लेकर वहां से चली जाती है। उस क्षण बेसुध पल्लवी की आंखें नम थी। सारी प्रजागण उन्हें कोस रही थी। अब अंधे की मार पड़ेगी। जंगल में पहुंच रिमझिम झील के पास अपना बसेरा करते हैं। भाविक नयन पलक को समझाते हुए, नयन, कब तक अंधे की भार सहोगी? पलक, इस तरह मुझे दुख उठाते हुए नहीं सह पाएंगे। पलक, ये दुख तो फूलों से भी कोमल है, जिसका हार बना सदैव अपने गले में धारण करूंगी। नयन, पलक, जिस वृक्ष का जड़ ही काट दिया गया हो, उससे कभी खुशियां के फल नहीं लगते। पलक, इस जड़ को मालूम होना चाहिए, उसका अस्तित्व तो कभी मिट ही नहीं सकता। प्रेम के बीज ऐसे हजारों वृक्ष की जड़ें निकलती रहेगी। अब आप इस विषय पर भूल कर भी नहीं सोचेंगे। इतना कहते हुए एक दूजे के गले लग जाते हैं। पलक, जंगल में फल तोड़ कर लाती हूँ, तब तक आप विश्राम करिए। नयन, ज्यादा अंदर मत जाना। पलक, आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मृत्यु भी मेरे प्रीतम से मुझे जुदा नहीं कर सकती। आखिरकार मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर में ढेर सारे फल तोड़ कर लाती है। पलक और नयन मीठे फलों से अपना भूख मिटाते हैं। नयन, ये फल तो आज और भी मीठे हो गए हैं। पलक, क्यों नहीं? अब इन फलों में मेरे प्रेम का मिठास भी मौजूद है। नयन, मुझे लगता है जल्द ही उपयन से मेल मिलाप हो जाएगा। पलक, ये तो हमारा सौभाग्य है जो यहाँ आना हुआ। काश हम भी बता सके, वृक्षों की ये हरियाली तुम्हारे लिए है, रिमझिम झील की लहरें तुम्हारे लिए बह रही है, हर जगह आनंद का प्रवाह ही तो है। इतना कहते हुए छाल का पत्ता ले पलक, नयन, झील से पानी लेकर आ रही हूँ। अंततः पलक झील पहुंच ज्यों ही पानी लेने के लिए झुकती है, तभी पैर फिसल जाता है। वो क्षण तेजी से चिल्लाते हुए, नयन, नयन, ये शब्द ज्यों ही नयन के कानों में पहुंचता है। नयन, पलक, मैं आ रहा हूँ। लहरों की आवाज सुन किसी तरह गिरते भटकते वहां पहुंच जाता है। नयन, पलक, कहाँ हो तुम? जब कोई आवाज नहीं आता तो नयन भावुक हो आगे बढ़ने लगता है। नयन, ये मेरे परमपिता, मुझे मेरे पलक से मिला दे। तभी नयन का पैर फिसल जाता है और वो भी झील में गिर जाता है। उस क्षण चिल्लाते हुए पलक, मैं आ रहा हूँ, अंततः तेज धार में बहते हुए हमीरपुर नवाब शेखावत के राज्य में पहुंच जाते हैं। उधर से लौट रहे सेनापति सलीम की नजर ज्यों ही उन पर पड़ती है। सलीम, सैनिक देखिए कौन है। सैनिक, लगता है झील की लहरों में ये दोनों बहते हुए यहाँ आ गए हैं। सलीम, जाओ इन्हें बाहर निकालो। आखिरकार सैनिकगण उन दोनों को बाहर निकालते हैं। उस क्षण बेहोश पलक की सुंदरता देख सलीम, अरे वाह, इसकी सुंदरता तो मानो ओस की बूंद मोती की तरह फूलों पर चमक रहा है। तभी अपने सैनिकों को आदेश देते हुए, सलीम, सैनिकों, इन दोनों को राज दरबार ले चलो, इनका इलाज वहीं होगा। आखिरकार बेहोश हालत में दोनों को ले राज दरबार में पहुंचते हैं। सलीम, आयुर्वेदाचार्य शब्बीर को तत्क्षण बुलाया जाए। सैनिकगण तत्क्षण आयुर्वेदाचार्य को महल लेकर आते हैं। मरीज को देखते ही कोई घूंटी देते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों को होश आ जाता है। सलीम, अब कैसा महसूस हो रहा है? पलक, बेहतर। शब्बीर, एक घूंटी 3 बार लेना है। पलक, ठीक है। तत्पश्चात शब्बीर दवा दे चला जाता है। सलीम, कौन हो तुम लोग और ये हालात कैसे हुआ? नयन, ये मेरी पलक, मैं इसका नयन हूँ। सलीम, इसका मतलब तुम हिंदू हो?
पलक, नहीं मैं हिंदू हूँ, नहीं मैं मुसलमान हूँ, बल्कि जन्मों जन्मों के प्रेमी हूँ। सलीम, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम पलक को भूल जाओ। नयन, अब तुम ही बताओ, पलक के बिना नयन का होना संभव है? सलीम, तू तो अंधा है, तेरी पलक किस काम का? नयन, जब तक पलक है तब तक मैं अंधा नहीं, सिर्फ मेरे आंखें नहीं है। पलक, अंधे तो वो हैं जिन्हें मेरा प्रेम नहीं दिखाई देता। सलीम, तुम लोग साधारण तरीके से नहीं मानोगे तो सैनिकों, ले जाओ इस अंधे को, बीहड़ पहाड़ी पर छोड़ दो। अंतर सैनिकगण नयन को बंदी बना लेते हैं। पलक, तुम मेरे ऊपर भी कृपा करिए, मुझे भी उस बीहड़ पहाड़ी पर छोड़ दिया जाए। सलीम, तुम तो नवाब शेखावत के महल की शोभा बनेगी। सैनिकों, इसे ले चलो। आखिरकार नवाब के पास पहुंच सेनापति सर झुकाकर सलाम करते हुए, सलीम, इस नाचीज को स्वीकार करिए, इससे अनुपम भेंट और कुछ नहीं हो सकता। नवाब पलक की सुंदरता देख सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। शेखावत, अरे वाह सलीम, तुम तो महल में चांद लेकर आया है। पलक, मुझ पर रहम करिए, मैं किसी और की शोभा हूँ। शेखावत, नादान लड़की, तू ये मत भूल, तो नवाब शेखावत के सामने खड़ी है, कहीं ऐसा न हो तेरी नादानी तेरे मौत का कारण बने। पलक, मौत तो मेरी आंखों का काजल है, आप मिटाएंगे मैं लगाऊंगी। इतना सुनते ही नवाब क्रोध में अपनी तलवार निकाल लेता है। ए देख बेगम, हीना, शहजादे, इस नादान लड़की पर रहम करिए, इसे मैं समझाऊंगी। अंततः नवाब अपनी बेगम की बात मान जाता है। आखिरकार क्रोध में फुफकार लेते हुए नवाब वहां से चला जाता है। अकेले में बेगम हीना पलक को समझाते हुए, हीना, पायल, यहाँ तेरे प्रेम को समझाने वाला कोई नहीं है। ऐसन की नवाब किसी भी हद को पार कर सकता है। मुझे अफसोस है, मैं चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। हो सके तो मुझे क्षमा करना। पलक, आपका आशीर्वाद ही मुझे दरिया से पार करेगा। हीना, ए खुदा, इन प्रेमियों को हर बला से तू बचा, क्योंकि यही संसार के नूर हैं। इतना कहते हुए बेगम पलक को गले लगा लेती है। उधर भटकते भटकते नयन अपने आप को कोस रहा था, तभी परमपिता से प्रार्थना करते हुए, नयन, अय मेरे मालिक, मुझे राह दिखा, प्रेम के लव को तेज तूफान से बचा, इस तूफान से मेरा नाव दरिया में भटक रहा है, इस भंवर से बचा। उस क्षण मानो तेज हवाएं प्रेमी का कदम चूम रही हो, परम पिता मानो ए नयन उसके कदमों में रख दिए हों। वो आगे बढ़ता गया, आखिरकार नवाब के महल के सामने पलक पलक पुकारते हुए पहुंच जाता है। उसे देखते ही सेनापति सलीम क्रोध में फुफकार लेते हुए, सलीम, तो फिर यहाँ आ गया, लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है। नयन, सेनापति, आपको नहीं पता, पलक नयन एक दूजे के लिए ही बने हैं। तभी सेनापति क्रोध में तमतमाते हुए, सलीम, सैनिकों, इसे बंदी बना लो, इसे तब तक भूखा प्यासा धूप में रखो जब तक इसका प्रेम का भूत इसके सर से उतर न जाए। तब तक नवाब शेखावत अपने मंत्री नसीम के साथ पहुंच जाते हैं। बंधन में देखते ही शेखावत, सेनापति, कौन है ये? ऐसा कौन सा अपराध इसने किया है जो इस तरह बंदी बनाया गया है? सलीम, मेरे हजूर, ये पलक का प्रेमी नयन है, लाख समझाने के बावजूद भी यहाँ आने की गुस्ताखी किया है। नसीम, तब तो ये सजा भी इसके लिए कम है। शेखावत, आज इस प्रेमी का इंतहा है, देखते हैं कब तक प्यासा रह पाएगा। नयन, नवाब, प्रेम का इंतहा मत लो, वरना ये दरिया भी मेरी प्यास बुझाने के लिए चल पड़ेगी। शेखावत, देखते हैं कौन सी दरिया तेरी प्यास बुझाने आएगी। अंततः तेज धूप में नयन को प्यासा रखा जाता है। उसके बदन से पसीने की बूंद टपक रही थी, मानो ये बूंद पुष्प बनकर अपना सुगंध बिखेर रही हो। तभी हवा के तेज झोंके ने खिड़की के दरवाजे को खोल दिया। पलक की नजर अपने प्रेमी पर पड़ते ही इस कदर दौड़ती है जैसे झील की लहरें समुंदर में मिलने के लिए बेताब हो। वो भागते हुए नीचे आ अपने प्रीतम के गले लग जाती है। प्यास से व्याकुल अपने प्रीतम को देख पलक
नवाब, मुझ पर रहम करो, मेरा प्रीतम प्यास से व्याकुल है। तभी मुस्कुराते हुए नवाब, शेखावत, मैं पूछता हूँ वो दरिया कहाँ जो इसकी प्यास बुझाने के लिए आने वाली है? अब इसका प्यास उस दरिया से ही बुझेगी। सभा के सारे लोग ठहाका मार हंसने लगते हैं। पलक, नवाब, मेरे प्रीतम ने ठीक ही कहा था, वो दरिया मेरे आंखों से निकलेगा। आखिर पलक के आंखों से आंसू रूपी जल की दरिया निकलने लगा। देखते ही देखते पलक का अंजलि उस जल से भर गया। वो नयन की प्यास प्रेम रूपी जल से बुझाती है। ये देख सब के सब दंग रह जाते हैं। पलक, नवाब, अब मेरे प्रेम की इंतहा मत ले, कहीं ये दरिया कयामत लेकर ना आ जाए। शेखावत, सेनापति, इसके सामने ही इस अंधे को जिंदा चुनवा दिया जाए। देखता हूँ अब कैसी कयामत आएगी। तभी बेगम, हिना, इन पर रहम करिए, ओ खुदा इनके साथ है। शेखावत, इनके साथ कोई खुदा नहीं है, इन्हें जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा। अंततः जिस खंभे से नयन बंधा था, चारों ओर ईंट की द्वार उठने लगती है। ए देख पलक, ओ खुदा मेरे साथ है, मुझे वो रोशनी दिखाई दे रहा है जहाँ हजारों आनंद के फूल खिले हैं। शेखावत, मुझे सिर्फ तेरा मृत्यु दिखाई दे रहा है। नयन, नवाब, आपके आंखों में अंधेरा छा गया है, क्योंकि इन आंखों में प्रेम नहीं, इसलिए तुझे खुदा की रहमत नहीं दिखाई दे रही है। मैं उस आनंद के झूले में झूल रहा हूँ जिस पर तू कभी नहीं बैठ पाएगा। उसी दौरान गुप्तचर जयबीर अपने आप को नहीं रोक पाता। वो इसकी सूचना देने के लिए अपने घोड़े पर सवार हो जमशेदपुर के लिए निकल पड़ता है। इधर आखिरकार नयन को चुनवा दिया जाता है। तब गुप्तचर जयबीर जमशेदपुर पहुंच जाता है। वो भागते हुए महाराज भैरव सिंह के पास पहुंचता है। उसे हड़बड़ाहट में देख भैरव सिंह, अरे जयबीर, क्या हुआ? सब कुछ खैरियत तो है? जयबीर, महाराज, नयन को जिंदा चुनवा दिया गया है। अब देर मत करिए, नहीं तो नवाब शेखावत पलक को भी चुनवा देगा, उसे बचा लीजिए। भैरव सिंह, मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, मेरे आज्ञा की अवहेलना के लिए ये सजा भी कम है। जयबीर, ऐसा मत कहिए, मैं अपने प्राणों से बढ़कर आपके वचन का पालन किया है। कम से कम इतना तो बनता है, मेरे झोली में इतनी खुशी तो डाल ही दीजिए, वरना मैं भी झोली फैलाए यहाँ खड़ा रहूँगा जब तक आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं बनेगी। तब तक उस क्षण सेवक किशनलाल की आंखें भर जाती है। उसके टपकते हुए आंसू जे हुए महाराज के पैरों में पड़ते हैं। भैरव सिंह, इन आंसुओं में मुझे मेरा दोष दिख रहा है। महाराज होकर भी मुझसे गरीब कोई नहीं। आज भी मेरे मन के बादल से प्रेम की बूंदें नहीं टपक पाया। अब भी मैं उस आनंद से वंचित हूँ। इतना कहते हुए सेवक किशनलाल को गले लगा लेता है। तभी अपने सेनापति की तरफ देखते हुए भैरव सिंह, सेनापति, तत्क्षण तैयारी करो, मुझे तुरंत हमीरपुर के लिए निकलना होगा। सुसेन, जी महाराज। उस क्षण मंत्री, नसीम, महाराज, हमें सेना के साथ जाना चाहिए। ओ सनकी नवाब किसी भी हद को पार कर सकता है। भैरव सिंह, मुझे इस बात की चिंता है, पलक को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आखिरकार करुणावती के पास पहुँच भैरव सिंह, रानी, आज पहली बार मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। करुणावती, पहली बार मैं आपकी आंखों में प्रेम देख रहा हूँ जिससे आप वंचित थे। भैरव सिंह, मैं रहूँ या न रहूँ, पर रानी, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना। जमशेदपुर की सेवा अपने जान से बढ़कर करना। करुणावती, महाराज, आप नेक कार्य करने जा रहे हैं। सच पूछिए तो जो कर्तव्य से पीछे हटना ही मृत्यु है, पालन करना ही अमरता है। आपके साथ जमशेदपुर को जन्मों जन्मों तक रहेगा। अंततः रानी के गले लग एक बड़ी सेना ले हमीरपुर के लिए निकल पड़ता है। तब तक इसकी सूचना सेनापति सलीम को मिल जाता है और नवाब के पास पहुंच सलीम, पता चला है कि जमशेदपुर के महाराज भैरव सिंह एक बड़ी सेना ले हमीरपुर पर चढ़ाई करने वाला है। शेखावत, आने दीजिए, हमारी तलवारें भी बरसों से खून की प्यासी है।
तब तक महाराज भैरव सिंह हमीरपुर की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। सामने एक बड़ी सेना द्वार बनकर खड़ी थी। शेखावत, भैरव सिंह, जा मेरे मुल्क से लौट जा, वरना देख मृत्यु अपनी बाहें फैला तेरा इंतजार कर रही है। भैरव सिंह, नवाब शेखावत, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमारे पताका के साथ चलता है। देख, हमारी आंखों में प्रसोद नहीं बल्कि प्रेम दिखाई देगा। अब भी वक्त है, पलक को आजाद कर दे। हम आज इतनी बड़ी सेना लेकर सिर्फ निवेदन करने आया हूँ। शेखावत, ठीक है, तुम्हारा निवेदन हमें स्वीकार है, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान लेने के बाद। भैरव सिंह, तुमने नयन को जिंदा चुनवा दिया है, अब पलक के लिए इससे बड़ी इम्तिहान क्या हो सकता है। शेखावत, इसे अपने प्रेम पर नाज है। ये कहती है और खुदा मेरे साथ है। आज इस खुदा की रहमत देखना चाहता हूँ। भैरव सिंह, तुझे जल्द ही पता चल जाएगा, सबका मालिक एक है। प्रेमी के दिल में उसकी रोशनी व्याप्त है। शेखावत, सेनापति पलक को यहाँ पेश किया जाए। सलीम, जी नवाब। अंततः पलक को सबके सामने पेश किया जाता है। शेखावत, पलक, वहाँ तेरा प्रेमी दफन है। आज तेरे प्रेम का इम्तिहान है, जा वहाँ पहुँच कर दिखा। पलक, नवाब, मेरा नयन वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। शेखावत, सेनापति, इन हाथों से पलक का पैर कुचल दिया जाए। भैरव सिंह, शेखावत, उस परमपिता से डर, और कितना इन पर जुल्म डालेगा। शेखावत, ये जुल्म नहीं बल्कि आखिरी इम्तिहान है। आखिरकार पलक का पैर हाथों से कुचल दिया जाता है। वो दर्द से तड़प रही थी। अब भी उसका पलक नयन के लिए व्याकुल थे। वो दर्द भी पलक का प्यास बन गया। शेखावत, अब जा अपने नयन के पास पहुंचकर दिखा। पलक हाथों के सहारे जमी पर सरकने लगती है। उस क्षण तेज हवाएं उसके आंसू पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर चांद अपनी समा बिखेर रहा था। आधा राह तय करते ही पलक की सांसें थमने लगी। अचानक तेज बिजली की कड़कड़ाहट शुरू हो जाती है, मानो सबकी सांसें थम सी गई हो। तभी बादल से प्रेम की बूंदें टपकने लगती है। तेज तूफान पलक को सहारा देने के लिए मानो बेताब हो। वो पुनः आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही अपने नयन के पास पहुंचती है, दीवार फट जाता है। पलक नयन में समा जाती है, मानो लोगों की आंखों में एक नया सवेरा छा जाता है। प्रेम का अनुपम रूप देख शेखावत का हृदय व्याकुल हो जाता है। शेखावत, मुझे क्षमा करना, अब हम प्रेम का ही संदेश देंगे। इतना कहते हुए नवाब अस्त्र फेंक देता है। सभी लोग झुककर अभिनंदन करने लगते हैं। सारे हिंदू मुस्लिम एक दूजे के गले लग जाते हैं। ये कहानी अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं सुनील तिवारी।